हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के 4th क्लास में आ गए हैं। तो आई थिंक कि हमने अपने पिछले क्लास में पूरा जो हमारा प्राइवेट डिफेंस होता है उसको कवर कर लिए थे, और आज हमको स्टार्ट करना है हमारे चैप्टर नंबर 4 से, जो है ऑफ अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो अभी तक हमने सेक्शन 44 तक कवर कर लिया है। आज हमको सेक्शन 45 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके पहले छोटा सा रिकैप कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, और आपको अगर वो चीज़ें मतलब बेयर एक्ट के हिसाब से अगर वो चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, तो आप उसको मेरे प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हैं। और ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप कि हमारा BNS है क्या। तो भारतीय न्याय संहिता हमारा लाया गया है, जिसका इन्फोर्समेंट हुआ था 1 जुलाई 2024 को, और ये रिपील करता है हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 को। तो ये तो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानते ही हैं कि जो हमारा IPC था वो काफ़ी पुराना था और कॉलोनियल एरा का था, तो उसमें ब्रिटिशर्स की एक तरफ से छाप दिखती थी, ठीक है, टू बी नॉर्मल। तो उन सबको पीछे छोड़ के, और आज की सोसाइटी जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे बीच ऐसे कई सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं जो कि IPC में नहीं दिए हुए थे, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमारे पुराने लॉज में नहीं मेंशन थी। लाइक हम टेक्नोलॉजीज में आगे जा रहे हैं ना, तो साइबर क्राइम जैसी चीज़ें हमारे आगे आ रही हैं। टेररिज्म पहले नहीं था, अब आ गया है। टेररिज्म का हम IPC में जानते ही थे कि टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी ऑफेंस या कोई भी सेक्शन नहीं दिया हुआ था, तो हमारे BNS में उन्हीं चीज़ों को ऐड किया गया है ना। तो मतलब पूरी तरह से चेंजेस नहीं है, थ्योरी वही है। जो भी ऑफेंसेस थे पुराने वो हमारे नए में भी लाए गए हैं। बस कुछ ऑफेंसेस जो कि हमारे IPC में नहीं दिए हुए थे उनको हमारे BNS में इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके, या जैसे साइबर क्राइम करके, और जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं, क्राइम्स वगैरह होते हैं, उनसे रिगार्डिंग, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटाई गई हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा BNS। तो अभी तक हमने सेक्शन 2, 3 मतलब सेक्शन जैसे 2 में तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है ABCD करके। पहले हम IPC में देखते थे क्या कि चैप्टर नंबर 2 से ही हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाता था, पूरा चलता था कहाँ तक, 52A तक, है ना। तो वो चीज़ें इसमें अब कंसाइज की कर दी गई हैं। जैसे डेफिनेशन क्लॉज अलग कर दिया गया है, चलो वो तो अलग है। फिर जनरल एक्सप्लेनेशन जो हमारा बहुत ही ज़्यादा जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए थे, वो अब हो गया है 1 का सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 2 का ऐसे जोड़ लीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एकदम से नहीं है। तो वो चीज़ें अब इसमें कंसाइज फॉर्म में करके बता दी गई हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जैसे जनरल एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ लिया। फिर आगे हम अपने पनिशमेंट में हमने देख लिया कि इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो है एक कम्युनिटी सर्विस करके इसमें ऐड किया गया है। और फिर उसके बाद बस जनरल एक्सेप्शन देख लिए। जनरल एक्सेप्शन हमको पता ही है कि जो ऑफेंसेस से रिगार्डिंग ये इन द फेवर ऑफ एक्यूज होता है। एक्यूज अपने डिफेंस में जो चीज़ें लाना चाहता है या जो चीज़ें ला सकता है उसको ही हम जनरल एक्सेप्शन पे रखे हैं। मतलब अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के कोई ऑफेंस किया भी गया है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है ना। तो ये चीज़ें हमने देखा। उसके बाद राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी देख लिए, 40 से लेकर 44 तक आई थिंक, हाँ 34 से लेकर 44 तक ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस हो गया कंप्लीट। अब हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा अबेटमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले अबेटमेंट हमने ऑलरेडी IPC में पढ़ रखा है, और सेम एट इट इज़ यहाँ भी पूरी तरह से मतलब वही उतार दिया गया है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो अबेटमेंट का मतलब ही होता है किसी पर्सन को
उकसाना है ना, किसी पर्सन को इंस्टिगेट करना, उसको एड करना, या एक तरफ से उसको उकसाना कि भाई तू ये काम कर, है ना, तो अच्छा तू उसने तेरे को मारा तो तू जा उसको मार, है ना, ये इस टाइप के जो इंस्टिगेशन होते हैं उसे ही अबेटमेंट कहते हैं। तो ये हो गया जनरल लैंग्वेज। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज में चलते हैं। 45 में दिया हुआ है हमारा अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु। अब यहाँ पे अ पर्सन अबेट्स बता रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि कहा जाएगा कि उसने अबेटमेंट की है। तो इसके 3 कीवर्ड हैं। पहला है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मतलब होता है प्रोवोकिंग, किसी पर्सन को क्या कहते हैं, प्रोवोक करना, उसको उत्तेजित करना, ठीक है, कि वो गुस्से में, अभी हल्के गुस्से में है, आप उसको 2-4 बातें बोल दीजिए, वो एकदम से, मतलब होता है नहीं कि एकदम से खून खौल जाए इंसान का, वो चीज़ें। तो ये हो गया हमारा इंस्टिगेशन। बी है हमारा इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी। तो सेकंड हमारा है इंगेज, मतलब जो भी पर्सन है उसके साथ आप इंगेज हो जाइए, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ तुम ये करो, इस टाइप का। और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी भी रहती है थोड़ी बहुत। कॉन्स्पिरेसी मतलब है षड्यंत्र, यानी प्रिपरेशन किसी भी चीज़ को, किसी भी क्राइम करने को, वो भी एक कीवर्ड है यहाँ का। और सी हमारा है इंटेंशनली एड्स, मतलब कोई पर्सन अगर कोई ऑफेंस करने जा रहा है तो आप उसको एड कर रहे हैं, मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे वो और अच्छे से क्राइम कर सके। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, एड करना, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इन 3 चीज़ों से किसी पर्सन को उत्तेजित करता है कोई क्राइम करने के लिए, तो कहा जाता है कि उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या किया है, अबेट किया है, मतलब से ही अबेटमेंट का ऑफेंस कहा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, अ पर्सन हु बाय विलफुल misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, मतलब कोई भी पर्सन है जो कि जानबूझ के, विलफुल मतलब जानबूझ के किसी भी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी भी चीज़ को कंसील कर रहा है, यानी उसको छुपा रहा है, जो कि एक मटेरियल फैक्ट है किसी भी केस से रिगार्डिंग, और वो पर्सन जो ये चीज़ कर रहा है वो बाउंड है ये चीज़ बताने के लिए, ठीक है, मतलब ये चीज़ डिस्क्लोज करने के लिए वो बाउंड है कि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो वॉलंटरली इसको कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इंस्टिगेशन में आएंगी और इसे भी अबेटमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइस इज़ नॉट इन्वेस्टिगेशन, तो हम कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ को एडवाइस देने लगते हैं, तो अब आपके सिर्फ एडवाइस देने मात्र से ही अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं, मतलब हो जाए, प्रोवोक हो जाए और जाके वो क्राइम कर दे, तो यहाँ पे जो एडवाइस वर्ड है वो उसका कोई भी मतलब अबेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब आप एडवाइस दे सकते हैं, किसी को भी क्राइम करने के लिए एडवाइस मत दीजिएगा वरना अबेटमेंट लग जाएगी। चलो फिर ठीक है, इलस्ट्रेशन इसका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप जो कि पब्लिक ऑफिसर है इज अथराइज बाई अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू एप्रीहेंड जेट, मतलब उसे जेट के द्वारा मतलब उसे जेट को पकड़ने के लिए एक वारंट अथराइज किया गया है जो कि बाई द कोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट ए जेट, बी जो है वो ये फैक्ट जानता है कि जो सी है वो जेट नहीं है। विलफुली रिप्रेजेंट टू ए दैट सी इज जेट, यहाँ पे हेर फेर हो रहा है कि एक पर्सन है, सीधा सीधा समझिए कि एक पर्सन जो कि सी है, ठीक है, और एक पर्सन है जो कि ए है। तो ए जो है वो पब्लिक ऑफिसर है, उसको किसी को पकड़ के लाने के लिए एक वारंट दिया हुआ है बाय द कोर्ट कि आप जाओ इस पर्सन को पकड़ के लाओ। अब वो जाता है जब पकड़ने, तो वहाँ के जो बी है, मान लो कोई लोकल के पर्सन होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, वो बी है, तो वो बता देते हैं कि ये जो जेड पर्सन है ये सी वो जेड है ना, मतलब ये पर्सन जो सी है इसी ने क्राइम किया है और इन्हीं का नाम जेड है, मतलब मान लो कि ये ही जेड है। तो ऐसी जगह पे क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर को तो उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे कि जेड की जगह सी को उठा लाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हियर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंड टू सी, यानी यहाँ पे बी जो है अबेटमेंट का ऑफेंस किया है किसको पकड़वाने के लिए, सी को पकड़वाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे विलफुल रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जानबूझ के बताया गया है ना। चाहता तो वो सच बता सकता था, लेकिन उसको तो दुश्मनी निकालनी थी। चलो ठीक है, ये हो गया लिस्ट का इलिस्ट्रेशन। तो जितने भी हमारे BNS के इलिस्ट्रेशन है, इसको आप बराबर पढ़ते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं 46 जो बात करता है अबेटर। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो ऑफेंस है अबेटमेंट का, इसमें कितने % की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसमें कितने पर्सन होते हैं, है ना। क्योंकि अबेटमेंट जाहिर सी बात है एक पर्सन के द्वारा, मतलब एक ही पर्सन अपने ही आप को अबेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 पर्सन की इंपॉर्टेंट होगी। तो अब एक हो गया अबेटर, दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो जो अबेटर होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, और जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है उसकी यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो नॉर्मल सी बात है कि जनरल रूल के हिसाब से जो हमारा प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है वो पर्सन होता है जिसको अबेट किया जाता है, यानी जिसको उकसाया जा रहा है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए। और जो अबेटर होता है वो नॉर्मल जनरल बात है कि वो पर्सन होगा जो कि उस ऑफेंस को अबेट कर रहा है, यानी किसी दूसरे पर्सन को उकसा रहा है, उसको प्रोवोक कर रहा है ऑफेंस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा जनरल मीनिंग ऑफ अबेटर एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर। ठीक है, तो अब 46 में बेयर एक्ट की लैंग्वेज हम समझ लेते हैं कि अबेटर क्या होता है। तो अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, यानी वह पर्सन जो किसी ऑफेंस को अबेट कर रहा है। हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो वो किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए ही उकसा रहा हो, यानी उसको अबेट कर रहा हो, या तो वो ऐसे पर्सन को उकसा रहा हो जो कि उस ऑफेंस को करने के लिए कैपेबल है, यानी लॉ के हिसाब से वो पूर्णतः उस ऑफेंस को करने के लिए कैपेबल हो, और उसका जो इंटेंशन है, उसका जो नॉलेज है वो सेम एज अबेटर हो। तो अगर ऐसे किसी पर्सन को उकसाया जा रहा है बाय द पर्सन, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक अबेटर कहलाएगा। तो चलो ये हो गया भाई अबेटर कौन होता है। अब इसके कुल मिला के 5 एक्सप्लेनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन का फटाफट समझते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीपली जाना नहीं है, क्योंकि प्री मेंस से रिगार्डिंग बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बोला जा रहा है कि द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन। अब ओमिशन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का लोप, यानी कोई चीज़ ना करना। एक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, और ओमिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना करना, और वो चीज़ ना करते हुए भी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसे ही कहते हैं इलीगल ओमिशन। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि किसी इलीगल ओमिशन, यानी किसी कोई ऐसा कार्य जिसको ना करने का अबेटमेंट किया जा रहा है, और ये एक ऑफेंस को चुनौती देता है, मतलब चुनौती नहीं, एक ऑफेंस को क्या करता है, मतलब कारित करता है ना। कि आप किसी को खाना ही मत दो। अब भाई आप खाना नहीं दे रहे हो तो ये तो कोई एक्ट है नहीं, है ना। आप किसी को जहर दे रहे हो, ये एक एक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप खाना ही नहीं दे रहे हो तो वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ये क्या है, एक इलीगल ओमिशन है। आपके ना खाना देने की वजह से किसी की जान चली जाती है ना। तो ये भी एक ऑफेंस हो गया। तो उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन 1 में बोला गया है कि अगर कोई इलीगल ओमिशन किया जा रहा है जो कि एक ऑफेंस को कारित कर रहा है, तो वो भी एक अबेटमेंट कहलाएगा। और जबकि अबेटर उस चीज को करने के लिए बाउंड ना हो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 1। 2 हमारा बोलता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। तो मतलब यहाँ का सीधा है कि ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का अबेट किया जा रहा है, जिस चीज़ का अबेटमेंट किया जा रहा है वो हो, है ना। मतलब अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आप जाओ उसके मार डालो, मर्डर कर दो उसका, तो अब भाई अगला इंसान जाता है वहाँ मर्डर करने के लिए जाता है, लेकिन वो डर गया, ठीक है। अब वो हल्का सा सर पे मान लो लाठी डंडा मारा और भाग गया, तो इससे उसका मर्डर नहीं हुआ, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, है ना, वो मरा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए आपने उसको अबेट किया था वो चीज़ यहाँ पे कारित नहीं हुई, लेकिन आपको फिर भी सजा किसके लिए मिलेगी, मर्डर के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपने मर्डर के लिए उसको अबेट किया था, ना कि ग्रीवियस हर्ट के लिए। तो वही सेम चीज़ हमारे एक्सप्लेनेशन 2 में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अबेट किया हुआ एक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि कमिट हो। अगर
उसका 1% मतलब उसका 1% भी अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर द्वारा यहाँ पे कारित किया जा रहा है तो सेम आप उसके लिए भी लाइबल हो जाएंगे। तो इसका इलस्ट्रेशन 1 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक देख भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला बोलता है ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी। अब यहाँ पे ए जो है वो बी को उकसा रहा है किसको मारने के लिए, सी को। बी रिफ्यूज, अब बी ने मना कर दिया, ठीक है, सीधा सीधा भाई मैं नहीं मारूंगा। हाँ, अब यहाँ पे ए है गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो यहाँ पे जो बी है वो रिफ्यूज कर दिया। एक तरफ से देखा जाए अगर बी ने कमिट कर दिया होता तो वो कौन हो जाता, प्रिंसिपल ऑफेंडर हो जाता, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया तो वो तो ऑफेंडर नहीं बना। लेकिन यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया है, ए ने अपने मुंह से वो बातें निकाली हैं कि भाई तुम उसको जाके मारो। तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी हो जाएगा किसके लिए, मर्डर के लिए, यानी किसी को मारने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन 2 का 1 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन इजी है, सिंपल है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आए और आ ही जाएगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन 3 में यहाँ पे बात की जा रही है हमारे ऐसे पर्सन की जो कि कैपेबल नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अवेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप जिसको अवेट कर रहे हो कमिट करने के लिए ऑफेंस वो कैपेबल हो बाय लॉ, क्योंकि अगर वो कैपेबल होगा तो जाहिर सी बात है अवेटर के लैंग्वेज में आ जाएगा, है ना। लेकिन मान लो आप किसी चाइल्ड को बोल रहे हो कोई ऑफेंस करने के लिए, या कोई पागल इंसान है, कोई सनकी इंसान है, आपको पता है कि उसको थोड़ा सा भी चिंगारी दो वो दिमाग में बुला हो जाता है ना। ऐसे होते हैं, कई कई सनकी पड़े हैं। तो अगर ऐसे पर्सन को आप अवेट कर रहे हो और आपको पता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, थोड़ा सा भी अगर उसको बोला जाएगा तो वो जाके कमिट कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मतलब आप एक एबेटर माने जाओगे और आप इसके लिए लायबल भी हो। तो इसके इलस्ट्रेशन सारे ज़रूरी हैं। जैसे पहला ए ही हमको चाइल्ड के बारे में बताता है, अब बी भी हमको यहाँ पे चाइल्ड अंडर 7 ईयर मतलब बच्चों के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसके इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है और इजी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4 में। अब ये बात कर रहा है द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो एक तरफ से देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन 4 इसका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, और इसका सीधा सीधा से मीनिंग ये होता है कि अगर किसी अबेटमेंट का भी आपने अबेटमेंट किया तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी वो भी पनिशमेंट उसमें भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए ने बी को कहा कि भाई तू जा मार दे, उसका मर्डर कर दे। अब बी ने खुद तो नहीं किया है ना, अब बी सी को जाके उकसा रहा है कि भाई तू जाके मार दे, ठीक है, ऐसा ऐसा है, तुम बहुत शेर हो, तुम मार सकते हो उस इंसान को, तुम जाके मार दो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किसने की थी, ए ने की थी। ए ने दिमाग दिया बी को, बी ने दिमाग दिया सी को, और सी ने जाके जेड को मार दिया। तो यहाँ पे जितने हैं ये ए बी सी तीनों सेम कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी इनको तीनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। किस लिए, मर्डर के लिए। तो यही है हमारा एक्सप्लेनेशन 4। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में। तो यहाँ पे इसका जो कीवर्ड है वो एंगेजिंग इज सफिशिएंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस दैट अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। मतलब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो कंसर्ट किया हो किससे, जिस पर्सन को वो मारने के लिए भेज रहा हो, यानी जिस पर्सन को वो अवेट कर रहा हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो होता है ना इंट्रैक्शन जो होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे इंट्रैक्शन ना दिखाना या सीधा सीधा इंट्रैक्शन दिखाना यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके लिए नहीं है, हमारे अबेटमेंट के लिए। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है, हम पहले आईपीसी में क्या पढ़ते थे, सेक्शन 120A 120B, ठीक है। आईपीसी में ये हमारा बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया था, आई थिंक 1913, हाँ, अमेंडमेंट ऑफ 1913 में हमारे आईपीसी में जो है 120A और 120 सेक्शन 120B सेक्शन ऐड किया गया था, जो बात करता था हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। अब सेम जो है हमारा इसमें कॉन्स्पिरेसी हमारा आ गया है सेक्शन, आई डोंट नो, शायद भूल गए हैं, मतलब आया तो है, वो तो जाएगा नहीं कहीं पे। तो
इसमें यहाँ पे जो हमारा अबेटमेंट का जो कॉन्स्पिरेसी है इसमें, और जो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें, दोनों डिफरेंस चीज़ें हैं, मतलब दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा जो अबेटमेंट वाला जो ये कॉन्स्पिरेसी है, ये क्या बोल रहा है कि अबेटर और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफेंडर है उनके बीच में कंसल्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, है ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो बात करते हैं ना सुपारी वाली, क्रिमिनल लैंग्वेज में जो सुपारी की बात करते हैं कि एक पर्सन है, उसको किसी को मारना है तो उसने थर्ड पर्सन को सुपारी दी, ठीक है। अब थर्ड पर्सन खुद मारने को नहीं जा रहा है, उसने फोर्थ पर्सन को सुपारी दे दी कि भाई मैं तुमको इतना पैसे देता हूँ, तुम जाके इस पर्सन को मार दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा अबेटर है वो हमारा ए है, जिसने स्टार्टिंग में बोला कि इस पर्सन को मारना है, ठीक। अब सुपारी गई किसके पास? सुपारी गई सी के पास, ठीक है। अब ना ए सी का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर सी ने मार भी दिया तब भी वो सिर्फ पैसे लेके साइड हटेगा, उसको ए से कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप की जो कॉन्स्पिरेसी होती है अगर वो हो रही है तो ये अबेटमेंट का है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नज़रिए से देखें तो वहाँ पे एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी वहाँ पे एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना, एक दूसरे के साथ प्रिपरेशन करना किसी भी षड्यंत्र से रिलेटेड, तो वो चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ अगर एग्रीमेंट ही आपने कर लिया, किसी एक दूसरे से सिर्फ बातचीत ही कर ली, किसी को मारने के खिलाफ अगर षड्यंत्र भी रच लिया तो उसमें भी हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अबेटमेंट का जो कॉन्स्पिरेसी है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों मतलब पूरी तरह से डिफरेंट है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाना चाहें कि इसमें जो हमारा अबेटमेंट का जो कॉन्स्पिरेसी होता है, इसमें ऑफेंडर और हमारा इसमें अबेटर और हमारा जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, दोनों का कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यानी अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो कोई भी काम कर रहे हैं, ये भी हमारा अबेटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कंसर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक दूसरे के साथ मीटिंग प्रिपरेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अभी हम आगे चल के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पढ़ेंगे ही, तो वहाँ पे उससे रिगार्डिंग देख लेंगे। तो इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। सीधी सी बात है, कोई भी एक्ट हो, यानी अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपीए है, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, हमारा बीएनएस, बीएसए या आईपीसी, सीआरपीसी, कुछ भी हो, इलस्ट्रेशन दिया है तो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेयर एक्ट से बाहर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, या बोलो तो ना के बराबर पूछे जाते हैं भाई। वो अलग बात है कि कभी कभी आयोग अपना दिमाग लगा दिया, बाकी आते क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही है। तो इलस्ट्रेशन मतलब इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि सारे इलस्ट्रेशन एक ना एक बार नज़र से मतलब गुजर जाए। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 47 पे। तो अब देखो, अब मेन खत्म, ठीक। हमने जान लिया अबेटमेंट क्या होता है, हमने जान लिया अबेटर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफेंडर क्या होता है ये भी पता है। तो अब आगे के जो भी सेक्शन है ना, बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे और फटाफट से इसको हम कवर करते हैं। तो सेक्शन 47 अब बात क्या कर रहा है कि हमारा अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, यानी यहाँ पे जो अबेटमेंट है वो कहाँ किया जा रहा है? हमारे इंडिया में किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है भाई? ऑफेंस करने के लिए किया जाएगा, लेकिन वो ऑफेंस कहाँ? ऑफेंस हो रहा है आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेनर, यानी बाहर किसी कंट्री में कोई भी ऑफेंस करने के लिए अगर अबेट किया जा रहा है, और जो पर्सन अबेट कर रहा है वो हमारा इंडियन है, यानी वो हमारा इंडिया में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर हमारा सेक्शन 47 अप्लाई होगा, जो कि पहले क्या था 108A में आईपीसी में दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मतलब गिल्टी हो जाएगा, जो पर्सन होगा जो अबेट कर रहा है वो गिल्टी हो जाएगा, किसके अंदर? हमारे अंडर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो इसका इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ए इन इंडिया, ठीक है, ए है जो कि इंडिया में है, इंस्टिगेट बी को इंस्टिगेट कर रहा है अ फॉरेनर, जो कि एक फॉरेनर है, यानी जो कि एक मान लो अंग्रेज है, इन कंट्री एक्स मान लो यूएसए, ठीक है, यानी वो यूएसए में बैठ के बी जो कि एक फॉरेनर है उसको इंस्टिगेट कर रहा है। कौन कर रहा है? ए जो कि एक इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में बैठा हुआ है, टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री, यानी वो मर्डर करने को बोल रहा है। कहाँ? यूएसए में ही बोल रहा है कि भाई तुम यूएसए में ही उस पर्सन को मारो। तो यहाँ पे ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, तो यहाँ पे ए जो है वो मर्डर के लिए गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक
जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि हमारे आईपीसी में यहाँ पे गोवा वर्ड दिया हुआ था, जहाँ टर्म दिया हुआ एक्स, हमारे आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गोवा दिया हुआ था फॉरेनर की जगह। ठीक है, तो भाई गोवा हम जानते हैं कि गोवा जब ये आईपीसी हमारा बना था 1860, तब गोवा हमारा पार्ट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए पार्ट नहीं था, तो इसलिए उसको फॉरेन कंट्री बोला जाता था। लेकिन अब तो भाई जाहिर सी बात है 2023 में हमारा गोवा क्या है, मतलब गोवा इंडियन एक स्टेट है ना, गोवा जो है हमारा ही है, इंडिया का ही है, तो उसको फॉरेनर तो नहीं घोषित किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गोवा शब्द हटा के यहाँ पे एक्स रख दिया गया है। अब एक्स में कौन आएगा, जितने भी इंडियन टेरिटरी के बाहर जो देश आते हैं। ठीक है, अब 48 हमारा ये न्यू है, ये बात कर रहा है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे अबेटमेंट जो है वो इंडिया के बाहर से किया जा रहा है, और कहाँ ऑफेंस कहाँ पे घटित हो रहा है, हमारे इंडिया में। फॉर एग्जांपल अभी आजकल हमारा चले हुए हैं जो सलमान खान को जो मार रहे हैं, क्या नाम है उनका, पता नहीं क्या नाम है, अरे वो जो मतलब उनको मारने के लिए धमकी वमकी दी जा रही है ना, बहुत पता नहीं क्या नाम है, भूल गया, सॉरी। तो वो कनाडा में ऐसा बोला जा रहा है कि शायद वो कनाडा में बैठ के यहाँ पे पूरा जाल बिछा रहे हैं, या वहाँ से वो अबेट कर रहे हैं, या मारने के लिए सुपारी वगैरह दे रहे हैं। तो वो तो बैठे हैं कनाडा में, कनाडा हमारे इंडिया में नहीं है ना, लेकिन ऑफेंस कहाँ पे कमिट हो रहा है, हमारे इंडिया में हो रहा है, यानी इफेक्ट हमारा इंडिया हो रहा है। तो इसलिए उन जो वहाँ पे अबेटमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर ये सेक्शन 48 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया है, और ये उसी का मतलब वैसे वर्ष आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो अब सेक्शन 49 आते हैं। अब 49 में क्या है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ अबेटेड इज कमिटेड। ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो सेक्शन 49 जाहिर सी बात है ये वही कह रहा है सीधा सीधा सा कि कोई ऑफेंस, सॉरी कोई पर्सन है जो कि या कोई अबेटर है जो कि किसी ऑफेंस को करने के लिए अबेट किया, और वो जो हमारे प्रिंसिपल ऑफेंडर है वो इन्फ्लुएंस पे आके क्या किया, ऑफेंस कर दिया, यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो जा रहा है, और उस चीज़ के लिए हमारे पूरे बीएनएस में कहीं भी कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी जिस चीज़ को करने के लिए उन्होंने अबेट किया है उसी चीज़ का पनिशमेंट भी हमारे अबेटर को दे दो। यानी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा भी है कि अगर किसी ने, मान लो ए ने इंस्टिगेट किया कि चलो इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ देते हैं, अपने आप से तो पढ़ेंगे तो मर्डर ही मुंह में आता रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुल मिला के ऑफेंसिव मर्डर ही है। तो मर्डर अब हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं उठा के, और कोई ऑफेंस देखते हैं। ठीक है, तो ए में क्या है, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब यहाँ पे ए जो है वो बी को इंस्टिगेट कर रहा है, उसको मना आ रहा है कि भाई तुम फॉल्स एविडेंस दो ताकि मैं बच जाऊँ। ठीक है, अब बी इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस। अब बी यहाँ पे भोला भाला इंसान, उसको पैसे मिले, वो इन्फ्लुएंस में आ गया, और उसने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स एविडेंस दे दिया। अब जाहिर सी बात है फॉल्स एविडेंस कहाँ दिए जाएंगे, हमारे कोर्ट में दिए जाएंगे, और फॉल्स एविडेंस से रिगार्डिंग भी हमारे यहाँ पनिशमेंट है। तो यहाँ पे ए इज अ गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस, यानी ए जो है वो फॉल्स एविडेंस देने के लिए यहाँ पे गिल्टी है, और उसको भी पनिशमेंट मिलेगी फॉल्स एविडेंस देने की। यानी जो हमारा प्रिंसिपल ऑफेंडर है जो बी है वो तो जाएगा ही, है ना, उसको तो सजा मिलेगी ही फॉल्स एविडेंस के लिए, लेकिन जो ए है जो हमारा अबेटर है इसको भी यहाँ पर फॉल्स एविडेंस के लिए ही पनिशमेंट मिलेगी, ना कि इसको किसी और चीज़ के लिए। ठीक, तो सीधा सीधा सी बात यही कि सेम एज इट इज, जो जिस चीज़ के लिए आप अबेट कर रहे हो उसी चीज़ के सजा भुगतने के लिए आप तैयार रहो। ये हो गया हमारा सेक्शन 49। अब 50 हमारा क्या है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट अबेटर। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटेंशन यहाँ पे डिफरेंट बता दिया जा रहा है। यहाँ का मतलब है कि अब जैसे चलो पढ़ देते हैं, हु एवर अबेट दैट commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed. ठीक, if the act had been done with the intention or knowledge of abater and with no other। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर
आप किसी को अबेट कर रहे हो और वो इंसान वो जो पर्सन है वो दूसरा कोई एक्ट कारित कर देता है जो कि मतलब उसका इंटेंशन कुछ और है, उसकी नॉलेज कुछ और है, आपने उसको भेजा चोरी करने के लिए, वो इंसान मर्डर करके चला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए अबेट किया गया था उसी चीज़ की यहाँ पे सज़ा मिलेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 51 में, जो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बताई जा रही है अबेटर की। तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, ठीक है। मतलब एक एक्ट है जो कि अबेट किया जा रहा है, लेकिन जो पर्सन जिसको अबेट किया गया है उसको वो ना करके दूसरा एक्ट करके चला आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में द अबेटर इज लाइबल फॉर दैट एक्ट डन, यानी जो अबेटर है वो उस चीज़ के लिए लायबल होगा जो कि वहाँ पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है। किस मैनर में? इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड ऑलरेडी अबेटेड इट। मतलब सेम मैनर और सेम एक्सटेंट में, जैसे कि उसी ने बोला था उसको करने के लिए, ठीक। मतलब यहाँ पे अबेटर भी लायबल ठहराया जाएगा अगर एक एक्ट के बजाय दूसरा एक्ट हो जा रहा है, जैसे कि उसने ही बोला था वो करने के लिए। अब यहाँ पर भी यहाँ पे प्रोवाइजो दिया हुआ है, यानी प्रोवाइजो का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक्सेप्शन, ठीक। जनरल रूल हमारा ये हो गया कि भाई तुम कुछ भी करके और बेटर लायबल होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बोला जा रहा है कि द एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, यानी जो एक्ट डिफरेंट एक्ट जो हुआ है अगर वो हुआ भी है तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आके हुआ है? अबेटमेंट। यानी सीधा सीधा, जैसे अभी हम एग्जांपल आगे पढ़ के इसको बताएंगे कि सीधा सीधा उस अबेटमेंट के चक्कर में ही वो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो इंस्टिगेशन, एड और कॉन्स्पिरेसी के अंडर में आके हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन में हुआ है तब ही जाके अबेटर वहाँ पे लायबल होगा। अगर इससे हट के कोई दूसरा या कोई डिफरेंट एक्ट यहाँ पे हो जा रहा है जो जिसका मतलब दोनों ऑफेंस हुआ, दोनों एक दूसरे एकदम कंट्रास्ट है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो अबेटर है वो सिर्फ उस चीज़ के लिए लायबल होगा जिस चीज़ के लिए उसने अबेट किया था, यानी फॉर द होल ऑफेंस ही विल नॉट लायबल, ठीक है। तो सेक्शन 51 फॉर एग्जांपल जैसे इतना बड़ा इसमें क्या ही लिखा गया है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस है। तो इस एग्जांपल में यही दिया हुआ है कि ए ने एक चाइल्ड है जो कि छोटा बच्चा है उसको इंस्टिगेट किया, उसको मनाया टॉफी देके उसको मना लिया कि भाई तुम जेड के फूड में जाके क्या डाल दो? पॉइजन, ठीक है। तुम जाओ और जेड के फूड में जहर डाल के आ जाओ भाई, ठीक है। अब वो बच्चा है उसको क्या पता कि जहर क्या होता है, जहर खाने से इंसान मर जाता है। तो जेड गया और उसने इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंस्टिगेशन उसने बाय मिस्टेक जो है जेड के खाने में ना डालकर वाई के खाने में जहर डाल दिया। अब भाई वाई खा लिया, मतलब वाई खाया और वाई की डेथ हो गई, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा से क्या हुआ कि आपको जेड को मारना था, लेकिन मरा कौन? वाई। मारा तो है, ठीक है, आपका मोटिव जो था मर्डर करना, किसी को मारना जहर से, भाई इंसान मारा तो है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात आ जाती है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस हुआ है, इंसान यहाँ पे मरा है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको भेजा था सिर्फ फूड पॉइजनिंग के लिए कि उसको मतलब पॉटी आने लगे, है ना, अब वो इंसान मर गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट एक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसान मर रहा है। अब वो जेड मरे या तो वाई, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अबेटर जो है वो मर्डर के लिए ही लायबल होगा। अब हमारे बी में क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम जाके जेड का हाउस जलाओ, ठीक है। अब बी गया वहां पे जेड का हाउस तो जलाया, लेकिन अब जेड का हाउस जलाने से पहले वो गया जेड के घर में चोरी भी कराया। अब भाई यहाँ पे तुमको अबेट किया जा रहा है सिर्फ जलाने के लिए, है ना। अब जलाते जलाते तुम चोरी भी करके आ गए, तो ये दोनों जो जलाना और चोरी करना दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट है ना, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट एक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा अबेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो घर को जलाने वाला अबेटमेंट है उसके लिए लायबल होगा, ना कि थेफ्ट के लिए। तो थेफ्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ जो बी है हमारे, यानी जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है वो लायबल होगा, यहाँ पे अबेटर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये हो गया हमारा सेक्शन 51। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 52 पे। तो 52 हमारा बात कर रहा है अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड फॉर एक्ट डन, ठीक है। तो इसमें भी वही बताया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इसका इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आई थिंक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि मान लो ए ने इंस्टिगेट किया बी को
कि वो जो है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मतलब जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि मना किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि स्ट्राइक हो रही है कहीं पे, है ना, स्ट्राइक हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्ट्राइक में पुलिस की और पब्लिक की क्या कहते हैं छिड़ा भिड़ी तो होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि आप जाके जो पुलिस के द्वारा जो फोर्स लाया जा रहा है उसको जाके रजिस्ट करो, ठीक है, उसको जाके रोको। तो अब यहाँ पे जो बी है वो गया, वो उसने पब्लिक सर्वेंट को रोका, ठीक है। अब रोकते रोकते वो मान लो भाई हाथ है, ठीक है, या इंसान जोश में आ जाता है, तो उसने रोकते रोकते क्या किया, पुलिस वाले को मार दिया, ठीक है। अब पुलिस वाले को मुक्का मारा तो उसको क्या हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, मान लो उसकी नाक टूट गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी काम कर रहा है बी, वो किसके इंस्टिगेशन में आके कर रहा है, ए के। भाई ए ने कहा कि तुम जाके फोर्स को रोको, है ना, फोर्स को रजिस्ट करो। वो गया, उसने रोका, रजिस्ट किया, और साथ में साथ उसको रजिस्ट करने के ही चक्कर में उसने एक मुक्का पब्लिक सर्वेंट को मार दिया, जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है दो ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुए, है ना, यानी एक ऑफेंस से हमारा दूसरा भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो बी है, यानी जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफेंडर है, उसको हमारे रजिस्टर करने के लिए और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाने के लिए दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 यहाँ पे जो ए जिसने उस बी पर्सन को इंस्टिगेट किया था, उसको भी दोनों ही पनिशमेंट के लिए लायबल ठहराया जाएगा। क्योंकि बी ने अगर पब्लिक सर्वेंट को मुक्का मारा है, तो क्यों मारा है, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए ए ने ही कहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 52। 53 में बोला जा रहा है कि लायबिलिटी ऑफ एबिटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटर डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय एबिटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इफेक्ट के बारे में बताई जा रही है, तो इतना इसका डीपली ना जाके इसके इलिस्ट्रेशन से समझते हैं, ठीक है। ए इंस्टिगेट बी, ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। अब यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया बी को किसके लिए, जेड को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, यानी उसको जोर से मुक्का मारने के लिए, उसका दांत तोड़ने के लिए। अब बी इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, यानी बी जो है इन्फ्लुएंस पे आके बी प्रोवोक होकर क्या किया, उसने जेड को कॉजिंग हर्ट कर दिया। अब इस चक्कर में जेड डाइस। अब भाई उसने इतनी तेज उसके सर पे मार दिया, मान लो इतने तेज लाठी डंडे से उसके सर पे मार दिया कि यहाँ पे जेड जो है वो बेचारा मर ही गया। तो अब ऐसी कंडीशन में हियर इफ ए नो दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, अगर ऐसी कंडीशन में ए जो कि हमारा अबेटर है, अगर उसको पता है कि अगर हम बी को बोल रहे हैं और बी जाके अगर लाठी उसके सर पे बजाएगा, तो इंसान, अगर भाई लाठी उसके सर पे लगेगी तो इंसान ऐसी कंडीशन में मर भी सकता है। और फिर भी उसने बी को इंस्टिगेट किया और बी जाके मारा, और ऐसी चक्कर में जेड मर गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ए जो है, ए इज लायबल टू पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर, यानी यहाँ पे भले उसने इंस्टिगेट किया था किसी को ग्रीवियस हर्ट के लिए, लेकिन अगर उस ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, डेथ, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा अबेटर है वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा, यानी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 53। 54 क्या बात कर रहा है, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। भाई किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अबेटर ने बोला, और जिस टाइम प्रिंसिपल ऑफेंडर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, जिसने बोला वो वहीं खड़ा होकर देख रहा है। जैसे हमारे होते हैं बड़े बड़े चोर उचक्के, क्या कहते हैं उसको, डॉन वगैरह जो होते हैं, हमारे डॉन होते हैं, है ना, उनको देखते हो ना आप पिक्चर, आजकल तो हमारे मूवीज में भी वायलेंस ही दिखाया जा रहा है, भर भर के दिखाया जा रहा है कि जो हमारे डॉन होते हैं वो बैठे रहेंगे बीच में, और जो उनके 10-15 जो लफंडर होते हैं वो आते हैं और मारते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भाई आपने दूसरे पर्सन को मारने के लिए बोला है, आपने अबेट किया है, और आप वहां बैठकर देख रहे हो कि अगला इंसान मर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप भी लायबल हो जाओगे सेम ऑफेंस के लिए, यानी ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, यानी आप सेम एट इज, मतलब एक तरफ से आप भी ऑफेंडर ही माने जाओगे, ठीक। अबेटर और मतलब अबेटर तो ही, ऑफेंडर भी माने जाओगे, और सेम आपको भी पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी। अब 55 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पे किसी ऐसे किसी ऐसे ऑफेंस को अबेट करना जिसका पनिशमेंट हमारा डेथ हो सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि हु एवर
यानी कोई भी पर्सन अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी पर्सन है जो कि किसी दूसरे ऑफेंस को अबेट कर रहा है, कौन से ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जिसकी पनिशमेंट डेथ होगी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मर्डर ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि मर्डर में हमारा डेथ पेनल्टी तक चला जाता है, तो यहाँ पे डेथ का ही ले लेते हैं, मर्डर का ही ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वो मर्डर वहाँ पे कमिट नहीं हुआ, यानी वो जो ऑफेंस करने के लिए अवेट किया गया है वो वहाँ पे कमिट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा अबेटर है उसको कितने साल की सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट विथ, यानी 7 साल तक की उसको सज़ा मिलेगी और प्लस फाइन मिलेगा। और अगर मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन यानी अबेटमेंट, अगर यहाँ पे वो पनिशमेंट वो ऑफेंस कारित हो जाता है, यानी यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया या उसको हर्ट हो गया, यानी जो एक तरफ से कमीशन है बोल दिया गया कि कमीशन कमिट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे 14 साल के लिए उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, किसको, अबेटर को। तो 7 साल के लिए कब मिलनी है, जब हमारा जो ऑफेंस है वो नहीं कमिट हुआ। अब भाई देखो, तुमने अबेट किया, नहीं कमिट हुआ वो भगवान जाने, लेकिन अगर तुमने अबेट किया तो तुमको 7 साल के लिए सज़ा मिलनी ही मिलनी है, ठीक। अगर कमिट हो गया तो भाई कमिट तो हो ही गया है, तो उसमें तो तुमको 14 साल के लिए यानी जाना है, लंबा जाना है, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इंसान तो लंबा गया। ओके, तो अब 56 में आते हैं। 56 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसे ऑफेंस का अबेट करना जिसका जो पनिशमेंट है वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हो, यानी यहाँ पे सिर्फ अगर इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है तो कहने का मतलब है कि ये डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से नीचे का होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि ये 10 साल तक के अंडर का जो जितने भी होंगे वो पनिशमेंट, उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है। तो ये हमारे पहले 116 में दिया हुआ था। तो 56 में फिर से वही बात कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हु एवर अबेट, यानी जो पर्सन यानी अबेटर किसी ऑफेंस को करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है जिसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है। तो अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा अबेटर है उसको पनिशमेंट मिलेगी किसकी, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी जिस ऑफेंस को करने के लिए उसने अबेट किया है उसका 1/4 पार्ट, मतलब उसकी जितनी पनिशमेंट होगी उसका 1/4 पार्ट निकाल लीजिए, उतने पार्ट के लिए वो जो हमारा अबेटर है वो लाइबल हो जाएगा, अगर यहाँ पे कमिट नहीं हुआ तो। और उसके बाद जो है और विथ फाइन, ठीक है, विद बोथ, ये भी ठीक है। इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अबेटर है या जो जिसको अबेट किया जा रहा है वो अगर पब्लिक सर्वेंट है, तो भाई पब्लिक सर्वेंट का नाम ही जहाँ जाता है वो क्या हो जाता है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो अबेटर है उसको हाफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी हाफ, मान लो अगर यहाँ पे चोरी के लिए अगर किसी ने उकसाया है किसी को और चोरी कर लिया इंसान, तो भाई चोरी के लिए हमको कितना मिलता है, 3 साल की सज़ा मिलती है ना, 3 साल की सज़ा मिलती है, तो 3 का हाफ कितना हो गया, 1.5 साल। तो ऐसी कंडीशन में अगर पब्लिक सर्वेंट है यहाँ वहाँ पे अबेटर, तो उसको 1.5 साल तक की सज़ा हो सकती है। वहीं अगर हमको ये कोई भी पर्सन, मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोई भी पर्सन है और अगर चोरी कारित नहीं हुई है तो हमको 3 साल का कितना निकाल लेना है, 1/4 निकाल लेना है, यानी कितना हो जाता है, 12 × 36, ठीक है, 36 गुणे 1/4 करो, कितना आ गया, 9 मंथ, यानी 9 मंथ के लिए यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, जो अबेटर है उसको मिल जाएगी पनिशमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये मैथ है भाई, मेरी मैथ ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं तो मतलब ठीक है, समझ गया ना आप कि चोरी के लिए अगर 3 साल है तो 12 × 36 होता है, तो 36 का 1/4 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मंथ, यानी जो हमारा अबेटर है उसको यहाँ पे 9 महीने के लिए उसको सजा मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा 56। इसके सारे इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अब वो 57 आता है हमारा, क्या है, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि
कोई भी कमीशन है जिसको पब्लिक के द्वारा अबेट किया जा रहा है या मोर देन 10% के द्वारा अबेट किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year और फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा मिल सकती है किसको, उस पर्सन को जिसने अबेट किया है। इसका ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन देख ही लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए जो है यहाँ पे पर्सन है, एफिक्स इन अ पब्लिक प्लेस अप क्या है ये, प्लेकार्ड instigation to sect consist of more than 10 member to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the member of adverse sect। तो यहाँ पे एक तरफ से क्या कहते हैं उसको, दंगा फसाद। ठीक है, मतलब एक सेक्ट है दूसरे सेक्ट है, तो एक सेक्ट जो है अपनी पूरी असेंबली बुला लिए हैं, 10-15 लोग की कमेटी बुला लिए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमको तैयारी के साथ आज दूसरे सेक्ट का मतलब यहाँ पे आप कम्युनिटी से ले सकते हैं, तो दूसरे सेक्ट पे हमको अटैक करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जिस पर्सन ने मतलब उन 10 लोगों को बुलाया है वो एक तरफ से अबेटर हो जाएगा और उसको 7 साल तक की सजा मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा 57। 58 यहाँ पे बात कर रहा है कंसीलिंग की। तो यहाँ पे कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशबल विद डेथ। यहाँ पे कंसील किसी क्या कहते हैं, डिजाइन का मतलब होता है कोई प्रिपरेशन किया जा रहा है और आप जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, और उस चीज़ को यहाँ पे छुपाया जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने मर्डर किया और 10 क्या कहते हैं आपके घर में वो मान लो आपका कोई सगा हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको छुपा रहे हो, आप उसको हर्बर कर रहे हो, एक तरफ से आप उसको क्या कहते हैं दूसरों की नज़र से दूर रख रहे हो ताकि उसको पकड़ा ना जाए, यानी उसको सजा ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में आप भी अबेटर हैं और आपको भी लायबल ठहराया जा सकता है। ये हो गया 58। 59 हमारा पब्लिक सर्वेंट से बात कर रहा है, क्योंकि अब भाई पब्लिक सर्वेंट की बात है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 10 साल तक की भी सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको एक एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने आगे का बताया ना, सेम वही प्रोविज़न है। ठीक है, कि 1/2 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, अगर नहीं कमिट हुआ तो 1/4 मिलेगा, अगर कमिट हो गया तो हाफ मिलेगा। अगर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा वो है पनिशमेंट है जिसकी पनिशमेंट डेथ और लाइफ इम्प्रिजन, मतलब कोई बहुत ही हीनियस एक तरफ से अगर है ऑफेंस है जिसको छुपाने के लिए हमारे पब्लिक सर्वेंट घूस खा कर बैठे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको 10 साल तक की सजा मिल सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59। 60 में बात करते हैं कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ा ग्रीवियस करके बताया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली बताया गया है, यानी यहाँ पे कम सजा मिल जाएगी। मतलब मतलब उस ऑफेंस के लिए जितना पनिशमेंट होगा उसका हमारा 1/4 मिलेगा कब, जब ऑफेंस कमिट हो जाएगा, और 1/8 मिलेगा कब, जब ऑफेंस नहीं कमिट होगा। भाई 1/8 का मतलब होता है कि कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम थेफ्ट का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 साल वही 12 × 36 हो गया हमारा, 36 × 1/8 कर दो। अब जितना ये आए उसको अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा, मान लो कितना आ जाएगा 4.5 मंथ। यानी उसको अगर नहीं कमिट हुआ तो चोरी के लिए उसको 4.5 महीने की 4 महीने 5 मंथ की सज़ा उसको मिल जाएगी। इस टाइप से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम जज लोगों को, हम नहीं, मतलब जो हमारे जजेस होते हैं ऑन लेवल, उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ गया हमारा भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो फटाफट इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। सेक्शन हमने अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ा था कि सेक्शन 120A और 120B ऑफ IPC बात करता था हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि ऐड हुआ था बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1913 से। ठीक है, तो भाई हमारा अमेंडमेंट सारा हमारा IPC रिपील हो गया है, तो अब उसकी बातें नहीं करेंगे। अब सीधी हमको BNS पढ़ना है। तो BNS में सेम जैसा हम उसमें पढ़े थे IPC में, वही पूरा यहाँ पे उतार दिया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट पढ़ते हैं। तो हमारा सेक्शन 61 पहली बात तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी एक षड्यंत्र से रिलेटेड ये बात कर रहा है। व्हेन 2 or more पर्सन एग्री, यहाँ पे एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, एग्री कर रहे हैं विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और
an act which not illegal by legal means such an agreement is designated a criminal conspiracy। तो यहाँ पे जो इसका की वर्ड्स है, मतलब एक होते हैं ना हमारे एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, तो इसके लिए हमको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, यानी यहाँ पे कोई एक पर्सन अकेला बैठ के षड्यंत्र नहीं रच सकता है, यहाँ पे 2 पर्सन मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उनका एग्रीमेंट होना चाहिए एक दूसरे से, मतलब बैठ के साथ में एक दूसरे के साथ प्रॉपर कंसल्ट होना चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसके लिए भाई? किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, ठीक है। या तो कोई ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है लेकिन उसको किया कैसे जा रहा है? इलीगल मीन्स के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो एग्रीमेंट होते हैं उसे क्या किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब ही होता है कि एक्सेप्शन। तो इसके प्रोवाइजो में यही बोला जा रहा है कि नो एग्रीमेंट, ठीक है, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इतना हटा दो, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो जब तक कि उसके लिए कोई भी एक्ट ना किया गया हो बाई वन पर्सन या अदर पर्सन, यानी जो भी पार्टीज है उनके द्वारा कोई भी एक्ट ना किया गया हो। अब इसका एक्सेप्शन क्या दे दिया गया है कि एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट, यानी अगर कोई ऑफेंस करने के लिए भी एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो भी हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। यानी यहाँ पर अगर सीधा सीधा बोला जाए तो मियर एग्रीमेंट इज इनफ फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यानी अगर किसी के खिलाफ कोई इलीगल एक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, 4 लोग बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं और कि कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ के ऊपर सब एग्री कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और इसके रिगार्डिंग जो पहले था ना 120A और 120B दोनों अलग अलग था, तो सेम दोनों एक में ही कर दिए गए हैं। तो ये था हमारा 120A और ये था हमारा 120B। तो 120A हमने समझ लिया। बी में क्या है कि यहाँ पे अगर कोई पार्टी है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रही है तो उसको पनिशमेंट बताया गया है, टू द कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in Sanhita for the punishment, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। मतलब किसी ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको कमिट करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, और वो जो ऑफेंस किया जा रहा है सीधा सा अगर BNS में उसका जनरल रूल अगर हम देखें तो उसके लिए पनिशमेंट क्या दिया हुआ है? या तो डेथ की दी हुई है, या आजीवन कारावास की दी हुई है, या तो 2 साल से मतलब 2 साल से या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट यहाँ पे रिगरस दी हुई है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है तो सेम हमारा जो है पनिशमेंट हमारे पार्टीज को मिल जाएंगे, यानी हमारे ऑफेंडर्स को मिल जाएंगे। अब भी हमारा बात कर रहे हैं यहाँ पे अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अगर यहाँ पे जो पार्टीज हैं, मतलब ऐसे ऑफेंस के लिए यहाँ पे इनका एग्रीमेंट हो रहा है जिनका पनिशमेंट यहाँ पे डेथ, आजीवन कारावास, यानी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 2 years नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है, और फाइन और बोथ। तो ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, यानी ये जब तक चलता रहेगा तब तक ये कंटिन्यू ही रहेगा, जब तक कि इसको रोका ना जाए। क्योंकि भाई किसी का प्रिपरेशन नहीं कम होता है ना, या तो वो तभी ख़त्म होता है जब आप दूसरी चीज़ पकड़ लो, या तो आप उस चीज़ को पालो जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तभी। तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑफ अटेम्प्ट में। तो सेक्शन 62 देखो, पहले हमारे 5 से 11 पढ़ते थे हम, 5 से 11 IPC, हमारे IPC में टोटल 5 से 11 सेक्शन थे। तो जो लास्ट सेक्शन था हमारा 5 से 11, वो हमारा उठा के रख दिया गया है हमारे सेक्शन 62 में, ठीक है। तो 62 सेम वही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। तो ये सीधी सी बात करता है अटेम्प्ट की, ठीक है। तो इसको हम अटेम्प्ट से पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पूरे BNS में
ऐसे 2-4 ही सेक्शन हैं जिसके लिए हमको अटेम्प्ट करने के लिए भी पनिशमेंट दिया हुआ है, अदरवाइज अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दिए हुए हैं नॉर्मली। तो अगर हमारे बीएनएस में उसको एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए हमको पनिशमेंट दिया हुआ है, अटेम्प्ट टू डकैती के लिए हमको पनिशमेंट दिया हुआ है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्सप्रेसली हमको पनिशमेंट दिया हुआ है तब तो हमको सेक्शन 62 बीएनएस और हमारा 511 हमारा जो आईपीसी का था उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस के रिगार्डिंग ही बताया गया है और अटेम्प्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे सेक्शन 62 पर। तो हमारा सेक्शन 62 यही बोल रहा है कि कोई भी जो कि किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अटेम्प्ट करता है, ठीक है, और जिसका जो जनरल जो मतलब ऑफेंस है उसका जो पनिशमेंट है वो हमारा आजीवन कारावास हो सकता है या कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं भी हमारे बीएनएस में उसके लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, तो अब भाई हमको सज़ा तो देनी है। अगला इंसान कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना। अब भाई अटेम्प्ट किया है, अगर वो अटेम्प्ट नहीं कर, मान लो अटेम्प्ट उसका अगर क्वालिफाई हो जाता तो इंसान मतलब मर सकता था ना। तो ऐसी कंडीशन में उसको तो ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 62 में बोला जा रहा है कि उसको 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, मतलब ऐसे जो ऑफेंस है जिनके लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी हुई है, उसके लिए अगर कोई एक पर्सन अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पे उसको आधी सज़ा यानी लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट की 1/2 यहाँ पे उसको सज़ा दी जाएगी। और एज द केस में भी 1/2 of the longest, sorry pardon my language, आई थिंक काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, यानी उस ऑफेंस के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म का होगा, जैसे कहीं कहीं हमारे में लिखा होता है ना, उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, यानी उसको मिनिमम 3 साल तक की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा दिया जा सकता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि उसने अटेम्प्ट किया जिसकी पनिशमेंट मैक्सिमम 7 साल था, तो उसका जो 7 साल का आधा यानी 3.5 साल तक की उसको सज़ा दी जा सकती है अटेम्प्ट में, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, सीधा सीधा सा 1/2 यहाँ पे याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। तो इसमें अटेम्प्ट टू स्टील यानी वही अटेम्प्ट टू थेफ्ट के बारे में हमने नहीं देखा है, तो वो उठा के हम सेक्शन 62 में लिख देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 3 साल की सज़ा हमारे थेफ्ट में दी हुई है। अब भाई हम 3 साल बोल रहे हैं और हमको याद नहीं है कि घटा बढ़ाना हो। अगर घटा बढ़ा हो तो पार्डन उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी हमको याद नहीं, क्योंकि हमारे आईपीसी में 3 साल ही सज़ा थी उसकी चोरी की। तो मान लो थेफ्ट कोई चोरी किया, अटेम्प्ट किया, चोरी नहीं की, उसके लिए अटेम्प्ट किया, तो भाई अटेम्प्ट टू थेफ्ट हमारे कहीं भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी लॉज में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 उसको हम 3 साल का आधा यानी कितना हो गया हमारा 1.5 साल की उसको सज़ा हम दे सकते हैं। हम नहीं देंगे उसको, तो कोर्ट देगी सज़ा, यानी उसको हाफ सज़ा उसको हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भी वही अटेम्प्ट टू पिक चोरी, ठीक, चोरी की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 में, जो बात करता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो ये भाई हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है आईपीसी में ये दोनों ही चीज़ें हमारे पीछे दी हुई थी, तो अब हमारे बीएनएस में जो कि हमारा वुमेन और चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको पीछे ना रखकर आगे ही रखा गया है, यानी स्टार्टिंग में ही इनिशियल पॉइंट में ही हमारे बीएनएस के इसको रखा गया है ताकि सबकी नज़र में रहे और हमको हमेशा याद रहे। तो आज हमारा सेक्शन 62 तक ही कवर हुआ। रेप सेक्शन 63 यानी चैप्टर 5 सेक्शन 63 से 99 काफ़ी बड़ा है ये, है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी ये भी ख़त्म हो जाए। तो आज हमारा सेक्शन 62 तक हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आई हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई सजेशन हो, कोई गलती हो तो आप उसको बता सकते हैं। ऑलवेज कमेंट ओपन ही है आपके लिए। अदरवाइज़ प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप ऐसे अपना मतलब
प्यार बढ़ाते रहिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और आई विल ट्राई टू मेक ऑन वीडियो BNSS as soon as possible, और be prepared for your examination, and thank you and keep it up with its for Judiciary.